नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। हमने इस पाठ में पढ़ा था कि एक बच्चा है जो अपनी नादानी से सांप को पकड़ लेता है और उसे देखकर उसके नाना नानी जो है बहुत डर जाते हैं। अगली बार जब बच्चे को बर काटता है तो वो सोचते हैं कि बच्चे को सांप ने काट लिया और उसे ठीक करने के लिए वे एक झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। पहला है कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। तो बच्चों, क्यों ले गए थे नाना जी उसको झाड़ फूंक वाले आदमी के पास? क्योंकि उन्हें क्या लगा था कि बच्चे को किसने काटा है, सांप ने, है ना। तो उसको ठीक करवाने के लिए जो है नाना जी उसको झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए थे। तो क्या उत्तर होगा इसका? नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उनको लगा कि मुझे सांप ने काट लिया। अगला प्रश्न, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। तो बच्चा क्या बताना चाह रहा था बूढ़े आदमी को? बच्चा बताना चाह रहा था, मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है। अगला प्रश्न, जब सांप नारियल की खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था। मैंने ऐसा क्यों किया होगा। तो बच्चों, जब सांप नारियल की खोल में घुस गया था तो बच्चे ने उसे जो है पत्थर से बंद कर दिया था ना, खोल के मुंह को, है ना। तो क्या उत्तर होगा इसका? जब सांप नारियल की खोल में घुस गया तो मैंने खोल का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया और उसे पकड़कर नानी के पास ले गया। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था। बच्चे ने नादानी में खेल खेल में ही ऐसा किया था। ठीक है। प्रश्न 4, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो बच्चों, बूढ़ा जो आदमी है वो झाड़ फूँक करता था और झाड़ फूँक करके वो इलाज करता था, है ना। तो जब बच्चे को काटा था बर ने तो सबको लगा सांप ने काटा है ना। तो बच्चा जो है अपने आप ही थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, क्योंकि जो बर है उसके जो डंक होता है उसका जहर बहुत देर तक नहीं रहता, उसका दर्द बहुत देर तक नहीं रहता, है ना। तो बच्चा तो अपने आप ही ठीक हो गया था। लेकिन सबको लगा कि उस झाड़ फूँक वाले आदमी ने जो है बच्चे को ठीक किया, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। तो क्या उत्तर होगा इसका? नहीं, बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा था। अगला प्रश्न, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो बच्चों, क्यों रखा होगा बच्चे ने इसका नाम ऐसा? तो क्या उत्तर होगा? मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी और बाकी सब लोगों को लगा कि मुझको सांप ने काटा है, इसलिए कहानी का नाम हमने रखा जब मुझको सांप ने काटा। अच्छा बच्चों, अब आप जो है इस कहानी के और भी शीर्षक सोच के बताइए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो शीर्षक आपको बताए हैं वो है अंधविश्वास, क्योंकि झाड़ फूँक जो है वो कोई असल में इलाज नहीं करता। तो ये लोगों का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से जो है हम किसी भी चीज़ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अगला है झाड़ फूँक, ये भी हम इस कहानी का शीर्षक रख सकते थे। अगला है नाना नानी का डर, है ना। इसी प्रकार से आप अपनी मर्जी से जो भी आपको लगे इस कहानी का शीर्षक रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है, बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है और भी कीड़ों का नाम बताना है जो कि डंक मार सकते हैं। तो कौन कौन से कीड़े होते हैं जो डंक मारेंगे? तो वो कीड़े हो सकते हैं, एक हो सकता है ततैया, है ना। ततैया भी जो है काट लेता है, वो भी डंक मारता है ना। तो हम ततैया लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? हम मधुमक्खी लिख सकते हैं। मधुमक्खी भी जो है डंक मार के काट सकती है ना। हम जो है मच्छर भी लिख सकते हैं, मच्छर भी डंक मारता है।
बिच्छू भी लिख सकते हैं जो डंक मारता है, सांप लिख सकते हैं जो डंक मारता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो डंक मारते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े आदमी को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक ऐसी घटना लिखनी है जब आपके साथ ऐसा हुआ हो जैसा इस कहानी में बच्चे के साथ हुआ है ना, कि वो बताना चाहता था कि उसको बर ने काटा है, सांप ने नहीं, लेकिन वो बता ही नहीं पाया। तो आपको भी ऐसे ही किसी सिचुएशन के बारे में लिखना है जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हो और नहीं बता सके। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक सिचुएशन के बारे में लिखा है। तो वो क्या थी? एक बार जब मेरी गलती की वजह से मेरे भाई को डांट पड़ रही थी, तब मैं पिताजी को बताना चाहती थी कि गलती मेरी है, परंतु डांट पड़ने के डर से नहीं बता सकी। तो ये तो थी मेरी कहानी। ऐसे ही आप अपने शब्दों में अपनी कहानी भी बताएंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो भाई मैंने तो सांप जो है एक बार देखा है, अपने बगीचे में सांप को देखा था। मैं सांप को देखकर बहुत डर गई थी। तो अब आप भी बताएंगे कि आपने सांप कहाँ देखा है और सांप को देखकर आपको कैसा लगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अपने घर पर किसी से पूछो कि अगर किसी को सांप काटे तो वे क्या करेंगे। तो बच्चों, अगर सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है। तो अगर किसी को सांप काट ले तो जहाँ सांप काटे उसके ऊपर और नीचे पट्टी बांध दें ताकि जहर ना फैले और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है। तो जहाँ पर भी सांप काटता है उसके ऊपर और नीचे पट्टी बांधने से क्या होता है कि वो जो जगह होती है वो टाइट कस के जो है बंध जाती है ना। इसकी वजह से जो जहर है वो और जो शरीर का हिस्सा है वहाँ पर नहीं फैलता। ठीक है। तो ये तो काम हमने तुरंत किया। और जैसे ही हम उसको पट्टी से कस के बांध दें ऊपर और नीचे, उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि इसका सही इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। हमारे शरीर से जो जहर है सांप के काटे हुए का, वो डॉक्टर ही जो है निकाल सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? अगर हमारे आसपास किसी को बर काट ले तो हम क्या करेंगे? तो क्या उत्तर होगा इसका? अगर किसी को बर काट ले तुरंत उस जगह पर लोहे से रगड़ें या फिर डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है। लोहे के रगड़ने से क्या होता है कि जो डंक है वो निकल जाता है। ठीक है। बर का जो डंक है वो निकल जाएगा। अगला, किसी को चोट लग जाए। अगर किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? किसी को अगर चोट लग जाए तो तुरंत उस जगह पर हमें डिटोल से साफ करें। ठीक है। और पट्टी बांध दें तथा डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है। तो जैसे ही किसी को चोट लगती है वहाँ पे डेटॉल से साफ़ कर दो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, और साफ़ करके उस जगह पर पट्टी बांध दो ताकि खून ना बहे। ठीक है। और इतना करने के बाद आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ज़्यादा खून नहीं बहेगा, वरना अगर हम डॉक्टर के पास पहुँचेंगे इतने तो बहुत खून बह जाएगा। तो ये करना ज़रूरी होता है। अगला, किसी की आँख में कुछ पड़ जाए। अगर किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो बच्चों, आँख जो होती है बहुत नाजुक होती है। ठीक है। हमें आँख के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक। तो अगर किसी की आँख में कुछ पड़ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका? अगर किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो उसे ठंडे पानी से धोएं। अगला प्रश्न, किसी की नाक से खून बहने लगे। तो बच्चों, अगर किसी की नाक से जो है खून बहने लगे तो क्या किया जाए? अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है कि अपने आप ही नाक से खून बहने लगता है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तो उसे सीधा बैठकर थोड़ा आगे की तरफ झुकने को कहें। यानी उसको बोलें कि बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा बैठ जाएं और आगे की तरफ झुकें। ठीक है। और नाक के थोड़ा ऊपर उसे पकड़ने को कहें
और नाक के ऊपर उसे पिंच करने को कहें, पकड़ने को कहें, दबाने को कहें, ठीक है। इससे जो है खून बहना बंद हो जाता है। और अगर किसी फिर भी ठीक ना हो तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, फिर थोड़ा आगे झुकना चाहिए और नाक को ऊपर से थोड़ा पिंच कर लेना चाहिए, उसको ऊपर से थोड़ा कस कर पकड़ लेना चाहिए ताकि जो खून है वो बंद हो जाए, ठीक है। कई जगह पर यह भी बताया जाता है कि आदमी को लिटा दो और उसका सिर ऊपर की तरफ कर दो, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ज़रा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है, ठीक है। जैसे इस कहानी के अंदर सांप जो है नारियल की खोल में छिप गया था, ठीक है। इसी प्रकार और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि नारियल की खोल के जैसे ही, ठीक है, जिसमें सांप छिपकर बैठ सकता है। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सांप झाड़ियों में, टूटे फूटे बर्तन में, किसी सामान के नीचे छुप सकता है ना। इसके अलावा जो है वो पेड़ की जो खो होती है या फिर जो टूटे फूटे खिलौने होते हैं, ऐसी जगहों पर भी छिप सकता है। अगला प्रश्न, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो कहानी में हमने देखा था कि अहाते में एक खोल पड़ा हुआ है, तो वो जो खोल है वो अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो क्या उत्तर होगा इसका? नारियल पानी पीकर खोल को अहाते में किसी ने फेंक दिया होगा, तो इस तरह से खोल अहाते में ही पड़ा रह गया होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर आपको घेरा लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वे शब्द हैं जो कि घर से संबंधित है, ठीक है। पहला है अहाता, ठीक है। अहाता तो हमने जो है पाठ में पढ़ा था, अहाता यानी घर का आंगन। अगला शब्द है आंगन, आंगन तो हमें पता ही है, अहाता ये भी घर का ही हिस्सा होता है। फिर अगला है बरामदा, ये भी आंगन ही कहलाता है, तो ये भी जो है घर का हिस्सा हुआ। अगला है जीना, जीना बच्चों क्या होते हैं? सीढ़ियाँ, ठीक है, पैड़ी जिस पर चढ़ के हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, घर की छत पर जाते हैं, ठीक। अगला है अटारी, ठीक। तो अटारी का मतलब क्या होता है? अटारी का मतलब होता है कि घर के ऊपर जो कमरा बना दिया जाता है ना, एक छोटा सा कमरा घर के ऊपर बना दिया जाता है, इसको कोठा भी कहते हैं, घर का कोठा, ठीक है। उसी को हम दूसरे शब्दों में अटारी भी कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है आला, आला क्या होता है बच्चों? कई बार आपने देखा होगा कि अगर ये दीवार है, दीवार के अंदर जो है सामान रखने के लिए कुछ इस तरीके से जो है कुछ छोटी सी जगह बना दी जाती है, ठीक है। तो ये जो जगह होती है उसको हम आला कहते हैं, यानी दीवार के अंदर सामान रखने के लिए छोटी सी जगह जो बना दी जाती है उसको आला कहा जाता है, ठीक है। अगला है घेर, ठीक है। तो जो घेर होता है वो क्या होता है? घेर जो होता है घर के चारों तरफ का हिस्सा होता है, ठीक है। अगला है सीढ़ी, सीढ़ी जो होती है वो क्या होती है? सीढ़ी हमें पता है जीने की तरह होती है, वो ऊपर जाने के लिए जो यूज़ होती है उसको हम कहते हैं सीढ़ी। अगला है छत, छत तो हम सबको पता है। अगला सड़क, सड़क तो घर का हिस्सा नहीं होती। फिर रसोई, रसोई यानी किचन। अगला है छज्जा, छज्जा क्या होता है? हमारी जो बैल्कनी होती है, जो गैलरी होती है, उसको हम छज्जा कहते हैं, यानी घर के बाहर की तरफ एक हल्का सा जो है कुछ निकाल दिया जाता है बैल्कनी टाइप, ठीक है, उसको हम घर का छज्जा बोल देते हैं, ठीक है। अगला है दलान, दलान जो है घर के अंदर एक बहुत लंबा सा जो है कमरा कह लो, ठीक है, जिसमें जो है चारों तरफ दीवार नहीं रहती, यानी एक लंबी सी जगह होती है जो कि चारों तरफ दीवार से नहीं घिरा रहता, उसमें कोई ना कोई दीवार छोड़ दी जाती है, नहीं बनाई जाती, उसको हम दलान कहते हैं। यानी जैसे हमने ये बना दिया, उसको चौथी तरफ से हमने बंद नहीं किया, तो ये बहुत लंबा सा कमरा बन गया, इसको हम क्या कह देंगे? दलान। अगला है अस्तबल, अस्तबल वो जगह होती है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। अगला है रहट, ठीक है। फिर है नहर, नहर मतलब कैनाल, छोटी सी नदी जिसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। अगला है पुलिया,
पुलिया यानी कि जो नहर वगैरह की साइड पे बनी रहती है बैठने के लिए, उसको पुलिया कह देते हैं। जोहड़, जोहड़ का मतलब होता है तालाब। डाकघर, डाकघर या जहाँ पर कि हम अपनी चिट्ठियाँ डाल कर आते हैं। अगला है टांड। टांड का मतलब क्या होता है? टांड का मतलब जो होता है वो यानी कि घर के ऊपर हम जैसे अलमारी बनाते हैं ना, ऐसे घर पे जो है हम लकड़ी का या सीमेंट का ही ऊपर की तरफ जो है एक स्लैब बना देते हैं, ताकि उस पर हम अपना सामान रख सकें, उसको हम कहते हैं घर की टांड। अगला है कमरा, ये भी घर का ही हिस्सा होता है। फिर अगला है मुंडेर। मुंडेर भी घर का ही हिस्सा होता है, क्योंकि मुंडेर क्या होती है, जब हम छत पे जाते हैं तो छत पर हम उसकी चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं ना, ताकि हम छत से ना गिरें। तो वो जो बाउंड्री होती है छत पर या हमारी बैल्कनी में, उसको हम कहते हैं मुंडेर। आगे बढ़ते हैं। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। तो नीचे बच्चों आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों का मतलब बताना है। चलिए देखते हैं। पहला वाक्य है, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सांप है वो पास की झाड़ी में चला गया। ओके। आगे, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। इसका मतलब क्या है? चट मतलब कि जल्दी से, ठीक है, और गोद गोद में उठाकर यानी कि गोदी में लेकर। तो क्या होगा इसका? वह जल्दी से मुझे गोदी में लेकर भागे। ओके। अगला है, अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। अगला, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। ठीक है, इसका मतलब नाना ने उसको बहुत सारा सामान पुरस्कार या फिर उपहार के रूप में दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब इन्हें बोलकर दिखाओ। ठीक है, तो जैसे कि ये चिन्ह हो गया, ये कब लगाते हैं? हम जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसके पीछे जो है ये चिन्ह लगा देते हैं, नॉर्मल सेंटेंस जो बोला जाता है। ठीक है। अब अगला है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो चीज़ हम बहुत चौंक कर या हैरान होकर किसी चीज़ को या परेशान होकर बोलते हैं, ये निशान तब लगता है। अगला है ये निशान जो कि किसी भी प्रश्न के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ये निशान लगेंगे। नानी चीख उठी, सांप। तो यानी यहाँ पर नानी जो है कौन से भाव से बोल रही हैं? वो हैरान होकर बोल रही हैं। तो हैरान होकर जब हम कोई चीज़ बोलते हैं या परेशान होकर या एकदम से हमारे मुंह से कोई बात निकलती है, तो उसके लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ये वाला चिन्ह। अगला है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है एक नॉर्मल सेंटेंस है जो हम बोलचाल में बोलते हैं, तो इसके लिए लगेगा ये वाला चिन्ह, सिर्फ एक डंडा लगा देंगे हम यहाँ पे। अगला है, क्या तुम बाजार चलोगी? तो यहाँ पर तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम बाजार चलोगी? तो यहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल सेंटेंस है तो हम सिर्फ डंडा लगाएंगे। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। आहा, कितनी मीठी है ना? तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं यहाँ पर जो हम ये शब्द यूज़ किया आहा, आहा के बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये वाला चिन्ह। ठीक है, इस चिन्ह को हम यहाँ लगाएंगे और फिर कितनी मीठी है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, उसके पीछे हम लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। तो यहाँ पे आपको कुछ जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि आप लड़के को क्या कहोगे। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मिला, क्या कहोगे? भाई मेरे हिसाब से तो लड़का जो है वो नादान था। क्यों नादान था? क्योंकि उसने जो है सांप को खेल खेल में पकड़ लिया, वो नहीं जानता था कि सांप जो है कितना खतरनाक जानवर है। ठीक है, इसलिए वो बहुत ही नादान बच्चा था। आगे बढ़ते हैं। दो दो पार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था।
यहाँ धीरे शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो बच्चों आपको जो है कुछ शब्द लिखने हैं जो 2 बार लिखे जाते हैं और फिर आपको उनसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिखे हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो, शब्द भी और उनके जो सेंटेंस हैं वो भी। ठीक है, वाक्य भी। पहला है चलते चलते। ठीक, तो सेंटेंस क्या है? वह चलते चलते गिर गया। ठीक है, कोई चल रहा था, वो चलते चलते गिर गया। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। वह बात कर रहा था चलते चलते, है ना, वह चलते चलते बात कर रहा था। अगला, पीछे पीछे, वह मेरे पीछे पीछे घर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो कि कुत्ता जो है मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। ठीक है, या फिर कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। और शब्द जो मैंने ढूंढे हैं वो है आगे आगे। ठीक है, राम मेरे आगे आगे चल रहा था। धीरे धीरे, राम बहुत धीरे धीरे चलता है। अगला है जल्दी जल्दी, मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कुछ और शब्द लिखोगे और उनके सेंटेंसेस खुद से बनाओगे। ठीक है, आगे है भूल भुलैया। तो यहाँ पे आपको जो है बच्चा दिख रहा है और बच्चा जो है अपनी नानी तक पहुँचना चाहता है और आपको जो है ये रास्ता दिखाई दे रहा है। तो आपको ढूंढना है कि वो किस रास्ते से अपनी नानी के पास पहुँच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पाठ है वो ख़त्म होता है। ओके बच्चों।